आज से हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये लाइंस और एंगल्स का इंट्रो और लेक्चर होगा। इंट्रो का मतलब ये होता है कि हम इस लेक्चर के अंदर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो भी हमारे चैप्टर में यूज होंगे। देखो, अगर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है तो प्राइवेट स्कूल में 8 क्लास तक वो प्राइवेट बुक लगाते हैं, एनसीईआरटी बहुत ही कम यूज करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके थोड़े कॉन्सेप्ट में पढ़ाया उनको भी जाता है, लेकिन हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ पर, चाहे आप प्राइवेट में पढ़े हो या सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तो हम यहाँ पर बेसिक ही सारी चीज़ों को देखेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे जो लाइन होती है, आपने ये पढ़ा ही होगा, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट। देखो, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर आपसे। बस आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लाइंस क्या होती है, बेसिक चीज़ें। और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, दोनों एक नहीं होती। रे क्या होती है? देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक एक सीधी लाइन ड्रॉ की है, जैसे मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर सीधी लाइन, क्योंकि मेरे पास स्केल तो नहीं है, तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, ठीक है, एक एरो ये है दोनों दोनों साइड पर, तो हम ये बोलेंगे, इसको अगर मैं ए पॉइंट दे दूं और इसको मैं यहाँ पर बी पॉइंट दे दूं, कि ये जो लाइन है इसको हम लाइन बोलते हैं। ये लाइन दोनों डायरेक्शन मतलब बी की ओर और ए की ओर, इधर भी इसका जो एक्सटेंशन है वो इन्फानाइटली तक गया है, और इधर भी ये बहुत दूर तक गई है, हमको नहीं पता है ये कहाँ तक गई है। तो हम डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं कि इस लाइन का हमको नहीं पता कि ये जो लाइन है ये कहाँ तक, इसका एक्सटेंशन दोनों साइड कहाँ तक है। तो हम ये बोलते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन होता है दोनों साइड या दोनों डायरेक्शन में, ये इन्फानाइटली तक जाती है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको सीखना चाहिए, कि इसको लाइन को, किसी भी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप एक ए बी लिखोगे और ए बी के ऊपर इस टाइप से ये, तो लाइन जब भी लिखी जाती है तो लाइन को हम ऐसे लिखते हैं। ये आपको रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छे से आना चाहिए। अगर ये लाइन हो गया तो लाइन के बारे में हमको इसके दोनों एंड पॉइंट के बारे में नहीं पता होता है। आपको ये बेसिक सारी चीजें जानने की, मतलब ऐसा नहीं कि सारी एक चीज और डेफिनेशन या आपको पता हो, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो लाइन में लाइन के जो दो एंड पॉइंट होते हैं उसके बारे में हमको नहीं पता होता है। ठीक है। और अगर हम इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, देखिए मैंने यहाँ से एक कट ये लगाया और एक ये लगाया, और इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये मेरा एक पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, इसको मैंने पी दे दिया और इसको क्यू दे दिया। तो मैंने एक लाइन, मेरे पास जो लाइन थी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लाइन है। और यहाँ पर ये नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। अगर हम लाइन में से कोई एक डेफिनिट लेंथ को कट कर ले, मतलब छोटा सा पार्ट काट करके यहाँ लिख ले, तो हम उसको बोलने लगते हैं कि वो लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो। इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनिट लेंथ होती है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। देखिए, दोनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ए बी पर दोनों की साइड एरो लगा हुआ है। एक लाइन ड्रॉ की मैंने ऊपर और दोनों उस लाइन पर एरो लगाया है। यहाँ पर कोई एरो नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और इसका देखिए, इसका जो एंड पॉइंट है ये, और इसका जो एंड पॉइंट है, इन दोनों एंड पॉइंट के बारे में हमको पता होता है। ये दोनों एंड पॉइंट है यहाँ पर। तो एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट में हमको एंड पॉइंट के बारे में पता होता है, लेकिन ये जो लाइन होती है, लाइन के एंड पॉइंट के बारे में हमको नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं अपने थोड़े से और कॉन्सेप्ट की। रे के बारे में देख लेते हैं कि भाई रे क्या होती है। तो रे, देखिए जो रे होती है, रे का अगर यहाँ देखिए, रे के एक पॉइंट के बारे में हमको पता होता है। एक सेकंड। रे के एक पॉइंट के बारे में हमको पता होता है कि रे कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अगर हम रे को रिप्रेजेंट करना चाहें तो रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर आप एक
डॉट लगाओगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और इस स्ट्रेट लाइन पर एक साइड एरो लगा दोगे। तो हमको रे के बारे में, ये रे है, तो रे का एक एंड पॉइंट के बारे में पता होता है, जहां से स्टार्ट होती है उस पॉइंट के बारे में हमको पता होता है, और इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट आप जो भी देना चाहो आप देख सकते हो। तो हमको इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका। लेकिन दूसरे पॉइंट के बारे में नहीं पता होता कि दूसरा पॉइंट मतलब जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है कि उसकी ये कहाँ, किस डायरेक्शन में कितनी दूर तक जा रहा है। ठीक है, इसकी हमको ये नहीं पता होता है कि ये दूसरा पॉइंट जो है कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट आप जो भी लिख सकते हो, तो इसको हम इनिशियल पॉइंट भी लिखते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो रे के अंदर हमको एक पॉइंट के बारे में पता होता है और एक पॉइंट के बारे में नहीं पता होता है। तो ये छोटी सी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये पॉइंट मैंने इसको यहाँ पर ए दे दिया, और ये कोई मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है ए टू बी। देखो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पर ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको एरो का साइन ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ लगाना है। जैसे ये जो रे आप देख रहे हो, ये ए से स्टार्ट हुई है और बी तक गई है, तो हम अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ऐसे ही लिखते हैं, ए बी लिखेंगे और ए से स्टार्ट करेंगे, बी की ओर मूव कराएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन इसकी कर दी तो ये गलत माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा आर्म्स क्या होती हैं, एंगल क्या होते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी रे से ही निकले हैं। कि रे से कैसे निकले जरा देखते हैं। अगर आपने देखो, अगर आपने दो रे ली, ठीक है, एक रे आपके पास ये है और इसका एक इस रे का एंड पॉइंट ये, और इससे ही आपने दूसरी रे को एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो रे आपने एक्सटेंड कर दी एक कॉमन पॉइंट से। तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का सेम है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कॉमन होता है। तो एक रे ये होगी, इस अगर मैं इस कॉमन पॉइंट को आप कुछ भी दे सकते हो, ओ दे दो, और इस पॉइंट को आप यहाँ पर पी दे सकते हो, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर दूसरी रे पर, इसको आप क्यू दे सकते हो। तो अगर आप इस रे की बात करें, किस रे की, रे ओपी, और दूसरा ओ क्यू, तो इन दोनों का एंड पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वो सेम है। तो इस सेम पॉइंट को यहाँ पर हम वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया? ये जो कॉमन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों का सेम है। इस कॉमन पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो गैप होता है, ये इसको हम एंगल बोलते हैं। अब ये कैसे लिखा जाता है एंगल? देखो यहाँ पर इसको आप इस एंगल को यहाँ पर लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो एंगल ओ, समझ रहे हो, या फिर आप ऐसे लिखो एंगल। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, आप किस किस टाइप से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो या तो आप इसको लिखो और एंगल पी ओ क्यू, जो भी आप एंगल बना रहे हो दो पॉइंट के बीच में आना चाहिए वो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल क्यू क्यू ओ पी, क्यू ओ पी। आप इस टाइप से इनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वैसे तो ये इतना जरूरी नहीं है। जैसे एक रे ये हुई और दूसरी रे ये हुई, तो हम यहाँ पर इसको आर्म बोल देते हैं, इन दो रे को आर्म बोल देते हैं। एक आर्म मतलब इसकी जो है, इसका एक आर्म ये हो गया, ये। तो आर्म जो होती हैं दोनों को आर्म्स बोल दिया जाता है। तो ये कुछ और नहीं होती हैं, दो रे ही होती हैं जिनका कॉमन पॉइंट होता है यहाँ पर। तो ये वर्टेक्स हमने देखी। अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कोलिनियर देखते हैं, कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो इसको, क्योंकि 10th क्लास में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर कोलिनियर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब सिंपल सा है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं ये मान के चलता हूँ ये स्ट्रेट लाइन सीधी है। इस स्ट्रेट लाइन पर मोर देन थ्री पॉइंट जो है लाई करते हैं। जैसे पॉइंट ए इस पर है, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी भी इसी स्ट्रेट लाइन पर जो है लाई करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कैसे हैं, कोलिनियर है।
तो कोलिनियर का मतलब कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट अगर आ रहे हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे ही आने चाहिए, तो हम बोलेंगे भी तीनों जो पॉइंट है या मोर देन 3 पॉइंट वे कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो उनको हम कोलिनियर बोल देते हैं, ठीक है। इफ 3 और मोर देन 3, मोर देन 3 पॉइंट्स lie on the same line, सेम। तो अगर 3 और 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो हम वहां पर उनको जो है कोलिनियर बोलते हैं। अगर वो एक लाइन पर अगर नहीं आते, ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, तब हम ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कि वो ऐसे जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? नॉन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स लिख देता हूँ ऊपर। तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पर एक पॉइंट होगा ए और यहाँ पर एक पॉइंट होगा बी। तीसरा पॉइंट इस लाइन पर नहीं होगा, तीसरा हो सकता है ऊपर हो कहीं, यहाँ पर हो सकता है नीचे भी हो गई, ठीक है, या तो ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और यहाँ कहीं हो, कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है वो पॉइंट ये। तो तीनों पॉइंट कैसे हैं? तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ऐसे जब 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में ना हो तो हम इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर नॉट आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सीधा मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, स्ट्रेट भी लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? दे आर द नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर हमने देखा। अब हम एंगल्स के बारे में देखते हैं। वैसे आपको छोटी क्लास में अच्छे से सारी ये चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे हैं और हम सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो पहला जो हमारा एंगल है, आपने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ाई है। तो एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल कैसे एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एक्यूट आपको ऐसे मिलेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ए, इधर कोई पॉइंट होगा बी और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा सी। तो ये एक्यूट एंगल, ये जो एंगल बना ये, दैट इज द एक्यूट एंगल। इसको मैं एक्यूट एंगल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल बना मेरे पास, ये कैसा है? एक्यूट एंगल, ए सी यू टी, एक्यूट एंगल। तो इसको आप अलग अलग तरीके से जैसे भी चाहो लिख सकते हो, ऐसा एंगल ए बी सी। अब ये इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्यूट एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये ऊपर डिग्री का साइन है, एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल कैसे, ऐसे जो एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे जैसे 30 डिग्री, दैट इज द ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। और एक कौन सा हो जाएगा? 89। तो कहाँ से कहाँ पर खत्म हो जाएंगे? 89 पर खत्म हो जाएंगे और 1 डिग्री से स्टार्ट होंगे। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? एक्यूट एंगल के। तो आप यहाँ पर 45 दे सकते हो, 60 दे सकते हो,
75 डिग्री दे सकते हो। जो जितने भी ये एंगल्स हैं, ये कैसे हैं? ये ऑल दीज आर द एक्यूट एंगल्स। तो ये हमने एक्यूट एंगल्स के बारे में देखा। अब हम ऑब्ट्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने आई थिंक अच्छे से क्लियर कर रखी होंगी। तो आप पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आप इसको उतना ही अच्छे से कर पाओगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ये जो आप एंगल देख रहे हो, दैट इज द ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। और आप अगर इसको P दे देते हो, और ये जो O है, और ये इसको आप R दे देते हो, तो O जानते हो क्या है? O वर्टेक्स है यहाँ पर। ये जो है, ये दोनों आप दो आर्म देख रहे हो यहाँ पर, या दो रे देख रहे हो, इनका दो जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, जहाँ से दोनों स्टार्ट हुई हैं, तो इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। कभी आप सोचो, मैंने वैसे पीछे बता दिया, ये वर्टेक्स है ये, ठीक है। VER, ये VER वर्टेक्स है ये। तो इसको ऑब्ट्यूज को कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो। लिखने के तरीके मैं बता देता हूँ। या तो एंगल ओ लगा दो ऐसा, या ऐसे लिख सकते हो एंगल POR, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल ROP। ये लिखने के तरीके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, वो गड़बड़ कर लेते हैं। ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ऑब्ट्यूज obtuse angle is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। तो आप ये इनका यूज कर सकते हो यहाँ पर। ये भी आप एंड का भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको बेसिक चीजें, बट मैंने यहाँ पर बट का यूज कर लिया, आप एंड का भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? देखो, कहाँ से स्टार्ट होता हुआ पहले ही देखते हैं भाई। 90 डिग्री का तो एग्जैक्टली राइट एंगल होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा कौन सा होगा? 91। तो ये जो एंगल होते हैं 91 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ पर खत्म होंगे? 179 डिग्री। आप समझ रहे हो? 179 डिग्री पर ये खत्म होंगे। अगर 179 डिग्री से जरा सा भी ये बड़ा हो गया, तो मतलब एक एक डिग्री आपने बढ़ा दिया, तो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, जो कि 180 का होता है। तो इसके बीच में जितने भी एंगल होंगे, इसके बीच में कितने एंगल हो सकते हैं? बहुत सारे एंगल होंगे इसके बीच में। 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 125 डिग्री, और ये हो जाएगा 98 डिग्री, 100 डिग्री। तो ये सारे के सारी जो एग्जाम्पल, वो कैसे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, अगर कोई भी एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया राइट। तो राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। बिल्कुल, ना तो ज़्यादा होगा 90 डिग्री से, ना कम होगा। दैट इज द और राइट एंगल। तो यहाँ पर आप इसको नाम दे दो कुछ भी, O दे दो, और यहाँ पर B। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को ऐसा साइन लगा दिया जाता है दो एंगलों के बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी तो वो लिख देगा कि भाई ये हमारे पास ऐसा है, और यहाँ पर उसने 90 डिग्री लिख दिया है। लेकिन कभी कभी नहीं लिखता, वो सीधा क्या काम करता है, ऐसे एंगल ड्रॉ करेगा, और वो ऐसे लिख देगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये हमेशा ऐसा ही बनता है। अरे भैया, ऐसा नहीं बनता है, ये ऐसा भी बन जाता है, ठीक है। ये ऐसा भी बन जाता है, बस साइन, ये देखिए, आप समझ रहे हो? तो ये ऐसा भी बन जाता है। ये बस आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको देखने के लिए मिले, और ये ऐसा भी बन जाता है। बस ये साइन होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा भी बन जाता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का जो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसमें इतना आपको ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये राइट एंगल था। ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन आप जरूर यहाँ पर जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है।
उनको पता ही नहीं है कि ये भाई इनका ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसका क्या मतलब होता है। तो ये मतलब इसमें अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हो तो फिर देखो आपका मैथमेटिक्स अगर वीक ही होगा, आप उसको नहीं कर सकते हो। और फिर 11th-12th में अगर आप साइंस लेने की सोच रहे हो तो फिर वहाँ भी साइंस नहीं ले पाओगे। तो नेक्स्ट जो एंगल है हमारा, नेक्स्ट एंगल देखते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट स्ट्रेट सही पता लग रहा है हमारे पास, स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक सीधा एंगल होगा। सीधा एंगल का मतलब इसका जो है देखो, इधर एक आर्म इधर गई होगी और ये इनका एक आर्म और इस पॉइंट से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सीधा मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा गई है ये, ठीक है। तो ये, तो इसको मैं P दे देता हूँ और ये जो है ये O दे देता हूँ और ये यहाँ पर इसका R दे देता हूँ। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये इसी को हम 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का एंगल आप सीधा भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करो और यहाँ पर ए लिख सकते हो, यहाँ पर इधर बी लिख दो और यहाँ पर कहीं सी लिख दो और ये ऐसा होना चाहिए। देखो एरो का साइन आप देखो कैसे मैंने यहाँ पर एरो का साइन लगाया है, इधर की साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एरो का साइन लगाया है। तो ये जो एंगल है दैट इज द स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 180 का एंगल होता है। तो आपको इन मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। कभी भी मतलब वो बोल देता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्ट्रेट एंगल, आपको नहीं पता कितने डिग्री का है तो फिर देखो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, सॉरी एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स एंगल में होता क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल में एक आर्म तो ये जहां से बनती है इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। तो जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे ये एंगल बना, ये जो बाहर वाला एंगल है दैट इज ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप समझ रहे हो? तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं इसको आप समझने की कोशिश करो। तो ये ऐसे भी, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। ये देखो ये एरो अगर आपने नहीं डाला है तो समझो फिर गड़बड़ है। रिफ्लेक्स एंगल को समझने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। और ये अंदर का जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है ये। और ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वाले आप समझने की कोशिश करो इसको, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और ये एक्यूट भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में ऑब्ट्यूज बनना है, इस केस में एक्यूट बनना है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कि भाई आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो अंदर वाला रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ये रिफ्लेक्स एंगल है ये। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ यहाँ पर ये पहले इसको लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर P। और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर R और इसका जो पॉइंट है उसको दे देता हूँ मैं Q। तो ये बाहर वाला जो एंगल देख रहे हो, ठीक है, कौन सा एंगल? ये एंगल, ये R PRQ, PRQ। तो ये बाहर वाला जो एंगल है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से कम हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन लेस देन 360 डिग्री। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? 180 डिग्री से बड़े एग्जाम्पल दे दो। तो ये एंगल कहाँ से स्टार्ट होता होगा? 181 डिग्री से स्टार्ट होएगा और कहाँ पर खत्म हो जाएगा? 259 पे ये खत्म हो जाएगा। तो इनके बीच के जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 359 पे ये खत्म हो जाएगा। 359 डिग्री पे खत्म हो जाएगा और इनके बीच में एंगल जितने भी होंगे 300 डिग्री, 270 डिग्री और 200 डिग्री, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? वो रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल है।
तो ये हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट एंगल है वो देखते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, देखो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो कंप्लीट एंगल में मतलब ये कंप्लीट एंगल कैसे बनाना होता है? कंप्लीट जैसे मान लो हमारे पास एक आर्म ये है और दूसरी जो आर्म होती है वो भी इसी पर लाई करती है, दूसरी जो आर्म होती है वो भी इसी पर लाई करती है, और हम ऐसा बनाते हैं इसको। ये पूरा जो कंप्लीट एंगल है 360 का है। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने देखी एंगल से रिलेटेड। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगे और यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम और देख लेते हैं इसमें एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, जब दो एंगुलर बाइसेक्टर होता है तो दो एंगल इक्वल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए। सिंपल है, ऐसा नहीं कोई कोई बहुत मुश्किल है ये। देखो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक दो आर्म है, एक आर्म ये होगी और एक आर्म, इसको नाम दे दो आप पी, और इसको कुछ भी दे सकते हो, आप ओ दे सकते हो, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्यू। अब हमने क्या किया है, ये जो आप यहाँ पर कॉमन, इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है या इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस वर्टेक्स से हमने एक और आर्म उठा दी। ठीक है, तो ये कॉमन आर्म होगी दोनों की, इसको बोलते हैं हम कॉमन आर्म। तो ये दोनों की जो कॉमन आर्म होगी, तो आप देख रहे हो ना, लेकिन ये ऐसी है कि ये जितना भी एंगल था, एंगल देखो, ये जो आर्म है मैंने यहाँ पर जो बनाई है, इसकी खास बात ये है कि ये जो दो आर्म आप यहाँ देख रहे हो ओ क्यू और ओ पी, इन दोनों के बीच में है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में है। एग्जैक्टली बीच में होने का मतलब, अगर ये पूरा एंगल, अगर ये एंगल जो है, कौन सा एंगल, एंगल ओ पी क्यू 60 डिग्री का है, तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। तो इस आर्म को हम क्या बोलेंगे, ये कॉमन आर्म है, इस आर्म को बोलते हैं कि ये जो आर्म है, ये कैसी आर्म है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये जो दो आप देख रहे हो, दो एंगल बने हमारे पास यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल बना और ये दोनों ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल एंगल कौन कौन से हो गए यहाँ पर? अब देखो इक्वल एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल क्यू ओ, इसको मैं दे देता हूँ टी, दे देता हूँ इसको टी पॉइंट। अच्छा मैंने यहाँ पर टी पॉइंट दे देता हूँ, तो इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये टी पॉइंट है। एंगल ओ, एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू एंगल पी ओ टी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। इसका काम होता है कि अगर कोई लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है, तो उसका मतलब होता है कि वो जिस भी एंगल से बन, मतलब जिस भी दो मतलब जिस भी एंगल के बीच में जा रही होगी उसको दो पार्ट में डिवाइड करी होगी, इसका ही मतलब होता है एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब पार्ट, दो इक्वल पार्ट में ये जो है डिवाइड कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका जो है ये यूज होगा काफी। अब बात करते हैं हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्राइवेट बुक वाले जो होते हैं वो सारी चीजें दे देते हैं। और कभी कभी मतलब देखो, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तब तो नहीं बहुत कम चांसेस है कि वो कोई सर या मैडम रखेगी आपके उसमें एग्जाम में या टेस्ट में, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले जरूर रखते हैं। तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? देखो आपके पास दो एंगल है, एक है, मैं यहाँ पर दो एंगल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, सिंपल है, ऐसा नहीं कोई बहुत ही मुश्किल है, या ये एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। दोनों को प्लस करो, अगर आप ना 30 + 60 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 90 डिग्री। बस यही है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे जो दो एंगल है वो एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30। तो ये दोनों एंगल कौन कौन से, 30 और 60, दे आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर।
तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है कि भाई आपसे हो नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, दो एंगल का अगर सम आपका 90 डिग्री आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये दोनों के एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन these two angles these two angles complement, ठीक है, complement to each other। तो आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो एक भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक नंबर में आता है कि एक ऐसा एंगल बताओ कि जो अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट हो। अरे ये रहा ना 45 45, एक ही एंगल ऐसा होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी यही एंगल होता है। तो ये बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर में 45 एक ऐसा एंगल होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 ही होता है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है आपका एग्जाम्पल, एक 30 हो सकता है, एक 20 हो सकता है, दोनों को प्लस करोगे 90 आ जाएगा। दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 80 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 75 हो सकता है, और 75 हो सकता है, आप ये ले सकते हो, 15 ले सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि दो एंगल का सम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब उसी के मिलता जुलता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में यही है, सप्लीमेंट में आपने दो एंगल ले लिए, दोनों एंगलों का सम अगर 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। जैसा आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास एक एग्जांपल है, हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से एक 10 डिग्री है और 170 डिग्री है। तो अगर आप ना 10 डिग्री और 170 डिग्री को प्लस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, ये दो एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, दैट इज द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होते हैं, दो एंगल का सम अगर 90 180 डिग्री है तो हम उनको क्या बोलते हैं, दैट इज द दीज टू एंगल्स आर द सप्लीमेंट। तो लिखेंगे इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो वे एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट कहलाएंगे। आप समझ में आ रहा है। तो जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मैंने ले लिया यहाँ पर 80 डिग्री और एक ले लिया 100, तो दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, सप्लीमेंट। और एग्जांपल ले सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने आप का ही सप्लीमेंट है, तो 90। भाई दोनों 90 और 90 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो एक तो 45 वाला कॉम्प्लीमेंट के अंदर, सप्लीमेंट के अंदर, ये वाला क्वेश्चन एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल वाले जो बहुत पूछते हैं इसको। 90 प्लस 90, तो दो एंगल का सम कितना आ जाता है, दैट इज द 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 180 है तो हम बोलते हैं कि दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है। तो देखो इसमें एक समस्या होती है कि इसको भाई याद कैसे किया जाए। ठीक है, कि ये जो समस्या है कि भाई याद कैसे किया जाए कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। देखो इसका मतलब मुझको तो नहीं पता आपने क्या तुक्केबाजी से याद कर रखा है कैसे। जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हो तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेट में पहला आता है, मैं यहाँ पर सभी अल्फाबेट की बात नहीं करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री का सी आता है और फिर सप्लीमेंट्री का एस आता है। और जब आप डिग्री पढ़ते हो तो पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा कुछ आता है। तो डिग्री के अंदर 90 पहला आता है और 180 बाद में आता है। तो सी से C4 अल्फाबेट में पहला आता है और काउंटिंग में 90 पहला आता है, तो इसलिए आप दोनों का सम 90 डिग्री। ऐसे ही एस में जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट में क्या होता है, अल्फाबेट में एस सी के बाद आता है और 180 90 के बाद आता है काउंटिंग में। तो आप समझ जाओ, इस अगर ऐसा कोई तुक्केबाजी से कुछ रह सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। आपको थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा, सरकारी स्कूल में थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना, सरकारी स्कूल में मतलब ऐसा नहीं बोला मैं पढ़ाई, लेकिन ज्यादातर तो वो कबाड़ी है स्कूल है। तो उसमें कोई टीचर होगा, उनकी सैलरी मतलब उनका जो टीचर होते हैं, ऐसा हर एक टीचर के बारे में गलत बोलना बेकार होता है। उनकी फिक्स सैलरी होती है। बहुत से टीचर बहुत दिल जी जान से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जो टीचर ना कामचोर होते हैं।
मतलब सरकार प्राइवेट स्कूल में भी कामचोर होते हैं, तो वो कुछ करना नहीं चाहते, तो उनका फिक्स सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल वालों की फिक्स सैलरी होती है, उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाब, रिजल्ट का कोई जवाबदेही नहीं है उनके कि हाँ बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन क्या हो सकता है, चलो रिजल्ट पूरी क्लास का खराब आ गया, फेल होगी पूरी क्लास, तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे, बस बात खत्म करो। और वैसे कैसे होगी, रिजल्ट तो वही बनाएगा ना वही बंदा, तो कर देगा पास किसी को। तो लेकिन ये जो प्राइवेट वाले होते हैं, प्राइवेट वाले की जो प्रिंसिपल होती है, जो हेड होता है ठीक उसके स्कूल का, उसको हर एक टीचर को जवाब देना पड़ता है, भाई बच्चों के मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, आप ठीक पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो। तो वो सारी चीजें होती है, तभी उनको सैलरी मिलती है। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही रीजन है कि जो सरकारी स्कूल है, आपने देखा होगा 10 क्लास बच्चे तक को 10 तक के टेबल भी नहीं आते हैं, उसको प्लस माइनस करना नहीं आता है। तो उसका एक जो रीजन होता है यही होता है कि सरकारी स्कूल जो है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का मैं मतलब किसी को गलत नहीं बोला, किसी के प्रोफेशन को, रिक्शा वाला भी, आप समझ लो रिक्शा वाला भी नहीं चाहता है कि वो चाहे रात दिन रिक्शा चला ले, वो भी नहीं चाहता है सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़े। उसको खाने को मिले या ना मिले, वो भी नहीं चाहता है सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़े। वो प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए तैयार है, चाहे प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी भी हो। मिनिमम अगर दिल्ली में देखा जाए तो मिनिमम फीस जो है वो लगभग 3.5 से स्टार्ट हो जाती है, और 6, 7, 8 क्लास तक की बता रहा हूँ, फिर आगे तक बढ़ती चली जाती है। तो वो इतनी फीस देने के लिए तैयार है, रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मजबूरी में ही वो बंदा जो है, अगर उसके बच्चे का स्कूल एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो जाए, तो वो रात दिन मेहनत करेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको पता है सरकारी स्कूल की जो एजुकेशन है वो सिस्टम खराब है, कोई मतलब नहीं है। मतलब हाँ, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हो, तो वो वाली कहावत है कि पढ़ा लिखा अक्सर भैंस के बराबर। तो वो वाली बात आ जाती है। लेकिन हाँ, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सभी टीचरों को नहीं बोल रहा हूँ, सभी स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन जनरली जनरली ऐसा है। अगर 100 में से एक आधा टीचर कोई अच्छा पढ़ाता है तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली वो सब खराब ही है, तो उनका तो बच्चों का फ्यूचर ही खराब। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी तो जब करेंगे ना, जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई सरकारी स्कूल ऐसे थोड़ी होगी कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उसमें जो भी कंपटीशन निकालेगा, कंपटीशन कौन निकालता है, जिसको अच्छी नॉलेज होती है। अच्छी नॉलेज किसको होती है, जिसके शुरू से बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो। आप समझ रहे हो, एक दिन या आप 10 दिन या एक साल के लिए कोचिंग में बैठ जाओ, आप सोच लो फंडामेंटल क्लियर कर लोगे, नहीं हो सकता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो शुरू से ही डेवलप होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। उसी मैं सब जनरली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का, ऐसा नहीं एक्सेप्शनली बोल रहा हूँ। एक्सेस कुछ तो मतलब कुछ तो कबाड़ है प्राइवेट स्कूल की। तो फाइंड द, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमको निकालना है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो कितना 24, और 24 डिग्री ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है पहले समझो। लेट एंगल बी x डिग्री एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, पहले तो आपको ये एंगल लेट करना पड़ेगा, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा एंड इट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 90 - x। ये बहुत जो है अच्छे से पता होना चाहिए आपको। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये होता है 90 में से कर दो। अब जैसे मान लो मेरे पास एंगल है, एक समझो जरा, एक मेरे पास है 10 डिग्री का एंगल है, अब मुझको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकालने का सिंपल सा तरीका, 90 में से माइनस कर दो इस 10 को, 80 डिग्री। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो जो भी एंगल आपको दे रखा हो उसको 90 में से माइनस कर दो, तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब मेरे पास दो एंगल आ गए। अब दो एंगल जब आ गए, तो अब क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसने बोला है यहाँ पर कि जो एंगल है, आप समझ रहे हो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, ये जो एंगल है, इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला जो एंगल 90 माइनस, ये कैसा है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो बड़े वाले को आगे लिखो। किससे बड़ा होगा, अपने एंगल से। इसको यहाँ लिखो, कितना बड़ा है, 24। आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट उसने बोला है कि मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ये, विच इज उसने बोला है कि, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मैंने ये उल्टा लिख दिया। तो इसने यहाँ पर ये बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज, कौन सा एंगल, ये जो एक्स वाला एंगल है, ये क्या है, विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब कि ये एंगल बड़ा है, ये एक्स जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, इसके कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये है। तो यहाँ पर जब भी बड़ा पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ पर जो छोटा एंगल उसको लिखना है। छोटा एंगल कौन सा है, 90 - x। इसको एक और तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो,
बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन लगता है। तो ऐसा पूछा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज, ये जो x है ये क्या है, ये ग्रेटर है, तो आप यहाँ पर x लिखो, इक्वल का साइन लगाओ, 24 मोर देन। तो आप क्या काम करोगे, किस में मोर देन करना है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कितना था, 90 माइनस एक्स। तो इस 90 माइनस एक्स में आपको 24 को प्लस कर देना है। ये भी दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। चलो, आप जैसा चाहो दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से क्या करोगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 90 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। अब इधर देखो, ये x प्लस का, ये x प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 2x। अब यहाँ पर 24 प्लस 90, तो कितना आ गया, 4। और दोनों को यहाँ पर मैं एक और चीज़ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपको हो सकता है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितना आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2527, कितने डिग्री आ गया। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लो कैसे करना चाहोगे। चलो जैसे चाहो, देखो ऐसा है कि जैसे ये एक्स इधर ही छोड़ो, प्लस ही मत करो, 2 प्लस 90, 2 के अपॉन 24 के अलग में, ये अपॉन में अलग, इसके अलग, इसको प्लस करो तो कितना जाएगा, ये जाएगा 12 और ये 45। अब दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 757। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 57। भाई यही निकालना था हमको, तो ऐसे भी कर सकते हो, इसी से भी सेम आंसर आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि भाई इससे गलत आ जाएगा, कैसे, देखो ये मैं यहाँ पर दोनों टाइप्स आपको कर दिखा दूँ। ये माइनस का है, इधर x इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x प्लस एक्स 2x हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे, 90 प्लस 24, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 114। और 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसको अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, सप्लीमेंट पर बेस है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी x डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट। तो इसका हम सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस एक्स, ये सप्लीमेंट निकल गया हमारे पास। मतलब समझो, अगर आपके पास एक एंगल, मैंने कहा है कि हमारे पास एक एंगल 70 डिग्री दे रखा है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है, 180 में से इस 70 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 110। दिस इज द आंसर। तो ये दोनों एंगल कौन कौन से, 70 और 110, दीज टू एंगल्स आर द सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा है यहाँ पर कि ये, तो अब देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन को आपने ये लिख लिया, सबसे पहली हर्डल क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है ना, यही बच्चे फ्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कैसे निकाला जाए एग्जैक्ट। मैंने ऊपर तो आपको समझा दिया, वो समझ में आ भी गया होगा, लेकिन यहाँ कैसे करें। तो 180 में से एक्स माइनस कर दो, ठीक है। अब उसने पूछा है कि अब क्वेश्चन को डिकोड करते हैं हम, क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच, ये जो मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये जो आपने जो लेट किया है, ये छोटा है, ठीक है। इसने बोला है विच इज लेस, मतलब ये वाला जो एंगल है ये छोटा है, तो फिर इन दोनों एंगलों में बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस एक्स। समझ रहे हो आप, ये एंगल, ये जो x है ये छोटा है, किस, 180 माइनस एक्स। ये बोला नहीं है, लेकिन ये लेस देन का मतलब यही होता है। तो जो बड़ा होता है उसको आगे लिखो, 180 माइनस एक्स। और यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना है, ये वाला एंगल लिखना है छोटा एंगल, और इक्वल किसके कर देना है, 32 पे। या तो इस वाली अप्रोच हो जाओ, या फिर ऐसे करो कि द एंगल विच इज, सॉरी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज, विच मतलब ये जो एंगल है एक्स, ये लेस देन है कितना, 32 लेस देन, किससे लेस देन है, इस सप्लीमेंट, ये जो सप्लीमेंट है, तो इस सप्लीमेंट को आपको आगे लिखना है, और इसमें से आपको 32 माइनस करना है। लेस का मतलब माइनस लगा देना है, कितना कर देना है, 32। ये 32 लिखा हुआ है, बस सॉल्व कर लो, दोनों साइड कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 32। तो कितना आ गया, 180 माइनस एक्स माइनस का 2x। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती, लास्ट में आप लगा देना बस। तो इस 2x को माइनस का इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 32 है इधर कैसा है, प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
180 माइनस 32 इक्वल टू 2x कर लो। तो कितना बचा, 8 बचा, यहाँ 7 है, 4 आ गया, 1 बचा, तो 2 से कैंसिल करो इसको, तो कितना आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7 4। तो ये हमारे पास जो एंगल थे, आप इसका वो भी निकाल सकते हो, अगर आपको इसका सप्लीमेंट भी निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो। सप्लीमेंट का मतलब मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। तो सप्लीमेंट अगर आपको निकालना है, इट्स सप्लीमेंट कैसे निकालोगे, 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स 74 माइनस कर दो, तो इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। निकाल, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो 10 माइनस और 4 कितना आ जाएगा, 6, 7 ये और 1, तो 106। तो ये अगर आप दोनों को प्लस करोगे, आप देख लो, 74 और 106 इनको प्लस कर दो, 180 आएगा। तो कितना आ गया, 6 प्लस 4 10 और 8 और 1, देखो तो ये दो एंगल एक दूसरे के कैसे आ गए। इससे भी कर सकते हो आप, ये जो है मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, किन्हीं बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एंगल्स, ये वाला एंगल्स एंड ये आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, बस यही करना है यहाँ पर। क्या करना है आपको, ये जो 2x माइनस 5 है और ये x माइनस 10 है, इन दोनों को प्लस कर दो, और प्लस करके किसके इक्वल करना, 90 डिग्री के। ये बोला है इसने कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो कितना आ गया, 2x माइनस का 5 और x माइनस का 10 इक्वल टू 90। ये 2x और ये x कितना हो जाएगा, 3x, और इन दोनों को, इसको और इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 90। तो कितना आ जाएगा 90, ये 15 इधर माइनस का, इधर आप प्लस करोगे तो ये 5 हो गया, और ये 100 और वो सॉरी 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3x, 3 से कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब आप ये एंगल निकाल दो, तो पहला वाला एंगल कितना था हमारा, 2x माइनस 5, 2x, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, और माइनस 5, तो 35 टू जा 70 होते हैं, 70 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 65। और दूसरा एंगल कौन सा था, x माइनस का 10, तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर, 35 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा, 25। अब आप देख लो, 65 और 25 को प्लस कर लो, 90 आएगा। 5 प्लस 5 10, और 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, और एक कैरी जो था 9। तो देख रहे हो आप, ये इस टाइप से आप पता भी कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक है या गलत है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3:2। तो यहाँ पर हम पहला सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं, लेट लेट ऐसे लिख लेते हैं, लेट एंगल बी, एंगल बी, ये बीई वाला है, 3x एंड 2x। जब भी दो एंगल रेशो में दे रखे होगे तो उनके साथ में कोई कॉफिशेंट जरूर लगा लेना, कॉमन, जैसे x, दोनों के साथ x x या y x। अब दोनों का सम 180 के इक्वल कर करो, 180 के इक्वल कर दो, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 5x, और ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हो। 5 भी टेबल से इसको 2 कर दो, और 8, 18 टू जा 36। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 36। अब निकालना है एंगल, ठीक है, एंगल निकालने हैं। तो पहला वाला एंगल क्या था, पहला वाला एंगल था हमारे पास 3x। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी, लिख देना, ऐसे लिख देना फर्स्ट एंगल, ऐसे लिख देना फर्स्ट एंगल 3x इक्वल टू ये। तो x की वैल्यू रखोगे आप 36, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, और 9 और एक 10, तो 110 डिग्री आ गया, सॉरी 108 डिग्री आ गया। और सेकंड एंगल कितना आ जाएगा, सेकंड एंगल, तो सेकंड एंगल कितना था हमारे पास, सेकंड एंगल था 2x, x की वैल्यू रखो यहाँ पर 36,
36 की मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ जाएगा। अब देख लो हमारा आंसर ठीक आया नहीं आया। अगर 108 और 72 को प्लस करने से 180 आ गया तो इसका मतलब हमने ठीक किया है। तो 8 प्लस 2 10 और ये आ जाएगा 8 1, तो कितना आ गया 110। इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराए, थोड़े क्वेश्चन कराए। तो जैसी जैसी चैप्टर में हम मूव करते चले जाएंगे, आप जो है क्वेश्चन के जो भी के कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि बार बार आपको वो सारी चीजें क्लियर करा दूं। तो ये जो लेक्चर है मैं हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेरे जो लेक्चर होते हैं उनकी पीपीटी या पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो।